अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। मुल्क में इक़्तिसादी बुनियाद पर रिजर्वेशन जारी रहेगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच में से 3 जजों ने रिजर्वेशन के हक में अपना फैसला दिया, जबकि 2 जजों ने इस फैसले से इख्तिलाफ का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इक़्तिसादी तौर पर कमजोर तबके यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन के निज़ाम पर फैसला सुनाया। 5 जजों में से 3 जजों ने माशी बुनियादों पर रिजर्वेशन की हिमायत की। जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि इक़्तिसादी रिजर्वेशन आइन की बुनियादी ढांचे के खिलाफ नहीं है, इसलिए 103वीं तरमीम दुरुस्त है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी इस फैसले से इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा कि वो जस्टिस महेश्वरी के नतीजे से मुत्तफिक है। SC ST OBC को पहले ही रिजर्वेशन मिल चुका है, इसे आम ज़मरे में शामिल नहीं किया जा सकता। आइन बनाने वालों ने रिजर्वेशन को महदूद मुद्दत के लिए रखने की बात कही थी, लेकिन ये 75 साल बाद भी जारी है। इक़्तिसादी बुनियादों पर रिजर्वेशन का फैसला देते हुए जस्टिस रविंदर भट्ट ने इख्तिलाफ किया। रविंदर भट्ट ने कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा SC ST और OBC से ताल्लुक़ रखता है, उनमें से बहुत से गरीब हैं, इसीलिए 103 अमेंडमेंट यानी 103वीं तरमीम गलत है। जस्टिस रविंदर भट्ट ने 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देने को गलत माना है। उन्होंने आर्टिकल 15(6) और 16(6) को मनसूख करने की बात कही। वहीं चीफ जस्टिस ललित ने भी माशी इक़्तिसादी बुनियाद पर रिजर्वेशन की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस रविंदर भट्ट के फैसले से मुत्तफिक हूँ, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इक़्तिसादी तौर पर कमजोर रिजर्वेशन को 2-3 की अक्सरियत से बरकरार रखा। इस मामले पर अदालत ने इक़्तिसादी तौर पर कमजोर कोटे की दुरुस्तगी को चैलेंज करने वाली 30 से ज़ायद दरखास्तों की समाअत के बाद 27 सितंबर को अपना फैसला महफूज कर लिया था। इस निज़ाम को मरकजी हुकूमत ने 2019 में नाफिज किया था, यानी पिछले लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले, और इसके लिए आइन में 103वीं तरमीम की गई। 2019 में लागू EWS कोटा को तमिलनाडु की हुक्मरान जमात DMK समेत मुतअद्दिद अर्जी गुजारों ने अदालत में चैलेंज किया और इसे आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। बिलाखिर 2022 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दी गई और 13 सितंबर को चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस रविंदर भट्ट, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस JB पिदरवाला की आईनी बेंच ने समाअत शुरू की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज तेलंगाना में इख्तिताम पजीर हो गई। इस मौके पर कामारेड्डी जिले के मेनूरू में एक अजीम शान जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे को खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और गलत GST लाकर रोजगार देने वाले छोटे कारोबारियों और इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि BJP और TRS मिलकर काम करते हैं। BJP की जानिब से लाए गए हर बिल की TRS ने तायद की। इस मीटिंग को साबिक़ रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर A रेवंत रेड्डी ने भी खिताब किया। మాజీ CLP నాయకులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసన సభ్యులు, మాజీ శాసన సభ్యులు, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు, ప్రాణ సమానులైన తమ రక్తాన్ని భుజాలు కాయలు కాసే విధంగా త్రివర్ణ పతాకాన్ని మోసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం। మిత్రులారా, అవసరమైతే మీ ఊపిరి వదిలిండ్రు, అవసరమైతే మీ ప్రాణాలను ఇవ్వడానికి సైతం సిద్ధపడ్డారు, కానీ ఈ 3 రంగుల జెండాని వదలడానికి ఎంత ఒత్తిడి వచ్చినా తట్టుకొని నిలబడ్డ మీకు అందరికీ ఏమిచ్చినా చివరికి మా నాయకుల చర్మం ఒలిచి మీకు చెప్పులు గుట్టించినా కూడా తక్కువ అవుతుందని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। మిత్రులారా, ఈరోజు 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న స్వతంత్ర భారతదేశంలో అధిరథ మహారథులు, స్వతంత్ర సమర యోధులు మహాత్మా గాంధీ గారు, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు, శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు, అదేవిధంగా రాజీవ్ గాంధీ గారి నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నో త్యాగాలు చేసి, ఎన్నో ఆలోచనలు చేసి
ప్రపంచ దేశాల ముందు అధ్యక్షులు, మాజీ సిఎల్పి నాయకులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, మాజీ శాసనసభ్యులు कन्नड़ भी इधर रखता है, इधर तेलंगाना है, तो यहाँ 3 जबानें बोली जाती है, मराठी, कन्नड़ी, तेलुगु, उर्दू। तो ये 4 जबानों का एक मरकज है। आज इस जगह चारों जबानों के लोग आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो भाइयों और बहनों, सब हमारी सिर्फ 2 बात में हमारी खत्म करते हैं। यहाँ का मसला है, ये जिला पहले जब आजादी से पहले निजाम सरकार ने यहाँ निजाम सागर बनाया, जो 3 लाख एकड़ के ऊपर यहाँ पर काश होती थी, और आजादी से पहले निजाम शुगर फैक्ट्री पहला एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री लगी, लेकिन फैक्ट्री बंद तेलुगु देशम ने की। फिर उसके बाद केसीआर ने कहा कि जब तेलंगाना दीजिए हम लाएंगे, तो तेलंगाना कौन दिए? यहाँ बैठे हुए राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी ने दी है। एक दफा सोनिया जी कहते हो जिंदाबाद कर, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी जी। तो इन्होंने शुगर फैक्ट्री बंद करा दिया। आज हजारों किसान आज के शुगर फैक्ट्री बंद होने से बेरोजगार है। फिर केसीआर कहते हैं कि अल्लाह ने पानी दिया, भगवान पानी दिया, धान डाले तो कहेंगे धान में जो भी डालेंगा उन्हें फांसी दूंगा, वरी वेसुకుంటే उरी వేస్తా అంటున్నాడు। इसी तरीके से यहाँ 6 लाख बीड़ी मजदूर है। आपका हम धन्यवाद देते हैं। कल आपने बीड़ी मजदूरों के साथ बैठकर आपने भी बीड़ी बनाई। ये कहते हैं कि 6 लाख लोग, वो अपने बच्चे बीमार हो, मैं हस्बैंड बीमार हो, वो अपने 100-200 रुपए रोज कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। वो लोग कहां जाएंगे अगर बीड़ियों को बीड़ी के मजदूर बंद हो जाए? इस तरीके काफी मसाइल लोग बोलेंगे। फिर एक दफा मैं राहुल गांधी जी का और तमाम नेताओं का दिल से, दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद देता हूं और उनका धन्यवाद अदा करता हूं। जोड़ो जोड़ो, अरे जोर से बोलो, जोड़ो जोड़ो, इधर से आवाज नहीं आ रही, जोड़ो जोड़ो। धन्यवाद। कन्नड़ बीदर हम चल रहे थे, मैंने पीछे से अपनी आंख से देखा छोटा सा बच्चा अंदर आने की कोशिश कर रहा था। काफी भीड़ थी, मैं सोच रहा था इस बेचारे को चोट ना लग जाए, मगर मैंने कुछ किया नहीं, बुलाया नहीं। मैं देखना चाहता था कितना दम है लड़के में, क्या ये 1-2 धक्के खा के भाग जाएगा या फिर ये कोशिश करेगा। तो एक प्रकार से मैंने उसका टेस्ट लेने की कोशिश की। 2-3 बार उसने कोशिश की, फिर पुलिस वाले ने उसको जोरों से धकेला, वो नीचे गिर गया और फिर गायब हो गया। दెబ్బలు తాకినాయి అతనికి। मैंने कहा देखो, एक धक्का लग गया, डर गया, भाग गया। 5 मिनट बाद मैंने उसी चेहरे को सामने देखा, वो वापस आ गया। इस साइड फेल हुआ, धक्का लगा, छोटा सा बच्चा, उसको मारा, गिरा दिया, सड़क पे गिरा, छिल गया होगा। 2 मिनट के चला गया, दूसरी साइड से फंसा। मैंने कहा थोड़ा और इसको टेस्ट करता हूं। वहां धक्का मुक्की चल रही थी, चलता गया। फिर से पुलिस वाले ने उसको धक्का दिया, పోలీసులు మళ్ళీ అతన్ని చేశారు, फिर से మళ్ళీ పడ్డాడు, गायब हो गया। దెబ్బ తాకింది। मैंने कहा इस बार तो घर चला गया। మరి ఇప్పుడైతే వెళ్ళిపోదని అనుకున్నా। 4-5 मिनट बाद इस साइड आया, మరి అదే పిల్లవాడు మరి ఇటు దెబ్బ తాకిన ఆయన మరి ఇటు వేరే దిక్కు నుంచి మళ్ళీ నా దగ్గరకు వచ్చాడు। और फिर जादू से पता नहीं कैसे मेरे साइड पे आ गया। मेरे साथ एक लड़का काम करता है, उसने मुझे कहा ये बहुत कोशिश कर रहा था, उधर से इसने ट्राई की, बात नहीं बनी, इधर से ट्राई की, बात नहीं बनी, इधर से ट्राई की, बात नहीं बनी, फिर अंदर आ गया। फिर मेरे पास आता है, मेरे साथ चलता है, कुछ मांगा नहीं, बस चल रहा था। बड़ी मैं कहूं डिग्निटी के साथ पीठ सीधी रख के चल रहा था। मैंने सोचा ये अपने पिता के साथ आया होगा। मैंने कहा पापा कहां हैं? कहते हैं पापा आ नहीं पाए, आना चाहते थे, आ नहीं पाए, घर में हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं आ पाए?
कहता है थोड़ा सा बुखार है। मैंने कहा तुम यहां अकेले आ गए? कहता हाँ मैं अकेला आया। मैंने कहा चलो पापा से फोन मिलाओ, और फिर पापा का चेहरा मैंने देखा, पापा को डेंगू था और बेटे के दिल में डर था। मैं पूछा अस्पताल ले गए? उसने जवाब नहीं दिया, चुप हो गया। मैंने पिता को नमस्ते की, अपने लोगों से कहा। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज रात 9 बजे पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में दाखिल हो गई। पार्टी ने इसके लिए काफ़ी तैयारियां की हैं। कांग्रेस के आवाम से जुड़ने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर निकाले जाने वाली ये यात्रा महाराष्ट्र में 14 दिन तक चलेगी और 15 असेंबली और 6 पार्लिमानी हलकों से गुजरेगी। साथ ही राहुल गांधी रियासत में 10 और 18 नवंबर को 2 रैलियों से खिताब करेंगे। आज तेलंगाना में आखिरी दिन करीब 10 किलोमीटर तक ये यात्रा निकाली गई। सुबह करीब 6 किलोमीटर का अहाता किया गया और शाम में करीब 4 किलोमीटर ये यात्रा निकाली गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के अलग अलग अंदाज में नजर आने का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी ने भारत यात्रियों के साथ एक मुज़ाकरा भी किया, जिसकी वीडियो सामने आई। इस वीडियो में राहुल गांधी से भारत यात्री भारत जोड़ो यात्रा से मुतालिक बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने भारत यात्रियों से भगत सिंह और किन बीजेपी लीडरों को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए, इस पर भी अपना नजरिया बयान किया। How's everybody doing? Fine, sir. आपने भगत सिंह का नाम क्यों दिया? ये इसने दिया है या किसने दिया है? ये इसने दिया है। If you think Bhagat Singh, what do you think? Revolution. The ideology person. The sacrifice for the country. तो क्रांति संघर्ष है, तो उसको देख लगता था कि क्रांति कुछ तो परिवर्तन, आजादी जो ठीक लगता है उसको कर दो, परिणाम बाद में सोचेंगे। Freedom. क्रांतिकारी। I think देश से प्यार करते थे इसलिए। यंग रिबल फ्री, और यही सोच के ये नाम भी रखा था उस समय पे। ये सबसे यूथ ग्रुप था और सबसे ऐसे लोग थे दुनिया में मानते हैं। डिमोनिट्री स्पीड। This is like very important question from Bharat Yatris. But you don't get affected by the speed. Yes. Because you can relax a little bit. सुबह सुबह भारत यात्री पीछे रह जाते हैं तो उनको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि टी ब्रेक होगा उस तक ये पहुंच जाएंगे। बट सर जनरल पीपल जो है, जैसे हम लोग एक जगह कर्नाटक में जब गाँव की एक लेडी थी, उन्होंने हमको चाय पिलाया रोक के, तो उनको ये फील हो रहा है कि राहुल गांधी को पेन हो रहा है। अगर थोड़ा दर्द नहीं हो रहा है, it's ineffective. I think if you're going to do something like this, I consider this, at least for you people who are in a sense the younger generation of the Congress party, the future of the Congress party, it's got to have a sense of tapasya in it. It's got to have a sense of some struggle in it. Otherwise it's useless.
at least me, and I think most of you, you're not doing it for other people. You're doing it for yourself, to understand what is going on in the country, to understand what people are facing, and it's impossible to do that if you don't suffer slightly. अभी हम फील कर सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान मजदूर कैसे पैदल हैं। वो कहता देखो यार ये पैदल चल रहा है, ठीक है, भूखा नहीं मर रहा, हाँ, पुलिस घर है, डंडे नहीं मारे, पुलिस डंडे नहीं मारी, मतलब आधा रास्ता तो आ गया। कुछ नेता आते हैं हमको ज्ञान देते हैं आके ना कि तुम ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे, तो हम भी अब उन्हें बोलने लगे पहले 25 किलोमीटर चलो फिर you should walk like this and you should walk like that. बॉस कितने घंटे चले आप? कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को 2016 की नोटबंदी के सिलसिले में मरकज की भारतीय जनता पार्टी ज़ेरे क़यादत हुकूमत पर फिर से हमला किया और हुक्मरान पार्टी की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया। खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म अभी तक इस बड़ी नाकामी को कबूल नहीं किए हैं, जिसकी वजह से मईशत तबाह हो गई। कांग्रेस सदर ने ट्वीट करके मुल्क को काले धन से पाक कराने के लिए नोटबंदी का वादा किया गया था, लेकिन इससे कई तिजारतें तबाह हो गई और लोगों का रोजगार खत्म हो गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि मास्टर स्ट्रोक के 6 साल बाद भी 2016 के मुकाबले में अवामी तौर पर दस्तियाब नकद 72% है। हिमाचल प्रदेश में वाक़ ऊना के हरोली असेंबली हल्के में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ के नौजवान परेशान हो गए हैं, वो मुलाजिमत नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं मुलाजिमत, लेकिन उनको ड्रग्स मिल रहा है, यहाँ नशा फैलाया जा रहा है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा। यहाँ नौजवानों की 30 लाख आबादी और 15 लाख अफराद बेरोजगार हैं। इस जलसे से छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने भी खिताब किया। अग्निहोत्री जी ने कहा इंदिरा जी ने ये प्रदेश बनाया, लेकिन इंदिरा जी हमेशा कहती थी हिमाचल प्रदेश की जनता ने हिमाचल प्रदेश को बनाया है। भरोसा था आप में और आप उन पर भरोसा करते थे, इसीलिए परमार जी जैसे, वीरभद्र सिंह जी जैसे नेता आपको मिले, आप ही की जमीन से उभरे। अग्निहोत्री जी को देखिए, दिन रात आपके लिए एक करते हैं, सुबह शाम आपके लिए काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष में होते हुए आपकी आवाज दिन रात उठाते हैं। और भाजपा के नेताओं को देखिए, यहां इस धरती पर आकर क्या कहते हैं, झूठे वादे करते हैं और आपसे कहते हैं कि दवाई बार बार बदलने से बीमारी नहीं छूटती। कौन बीमार है भाई? बीमार हो? क्या हिमाचल प्रदेश बीमार है? क्या हिमाचल प्रदेश की जनता बीमार है? देखिए किस नजरिए से आपको देखा जा रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि बीमार हो, दवाई बदलते मत रहो, वही पुरानी दवाई खाते जाओ। ये बताया जा रहा है आपको, समझ लो, गुमराह किया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश घाटे में है, 70,000 करोड़ का कर्ज है, प्रदेश के 20 निगम और बोर्ड घाटे में है, कर्मचारियों को दिवाली का डीए नहीं मिला, एचआरटीसी के कर्मचारियों को अभी तक इस महीने का वेतन नहीं मिला था, लेकिन घोटाले ही घोटाले हैं। कोरोना के समय पीपीई किट में घोटाले हुए, पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, खनन के तमाम घोटाले हैं। ये स्थिति है और आपसे कहते हैं दवाई मत बदलिए। किसान, बागबान, छोटे व्यापारी सब मुसीबत में हैं। किसी से भी पूछ लीजिए पिछले 5 सालों में क्या आपने तरक्की की, क्या आपका बिजनेस बढ़ा, आपको रोजगार मिला? सब मना करते हैं, किसी की तरक्की नहीं हुई है। तो जब ये असलियत है और असलियत आपके सामने है, आप जी रहे हो इस असलियत को, तो आप इस असलियत को बदलते क्यों नहीं? राहुल गांधी जी हमारे नेता छत्तीसगढ़ आए, उन्होंने कहा किसानों का कर्ज माफ होगा, हमारे यहाँ धान उत्पादन होता है तो उन्होंने कहा 2500 रुपया में खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा दिया जाएगा। यहाँ 300 बिजली बिल मुफ्त देने की बात है, हमने 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा किया।
तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे हम 15 साल से सत्ता में हैं, हमने तो किसानों से 300 रुपया बोनस के लोग बोलते हैं हम 15 साल से सत्ता में हैं, हमने तो किसानों से 300 रुपया बोनस देने की बात की, वो नहीं कर पाए, कांग्रेस साहस कर पाए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बैजनाथ में आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक इंतखाबी रैली की। वो बीजेपी उम्मीदवार मुल्क राज प्रेमी की है तायद में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर से बैजनाथ के इंदिरा गांधी ग्राउंड में उतरे, जिसके बाद वो पहले तारीखी शिव मंदिर में पूजा करने के लिए गए। इस दौरान मंदिर कमेटी ने उन्हें फेलिसिटेट किया। वहाँ से उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग को खिताब किया। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि हिमाचल की आबादी के हिसाब से ये एक छोटी रियासत है, लेकिन हिमाचल देवभूमि भी है। यहाँ बहादुरी और कुर्बानी की ज़मीन है। यहाँ की हवा में बहादुरी की कहानियाँ तैरती हैं। उन्होंने आवाम से बीजेपी को इस इंतखाबात में कामयाब बनाने की अपील की। पूरी तरह से आप सोचों की हो रहा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के जिन राज्यों में मैं जाता हूं तो वहां तो कहते हैं कि साहब ये काम हमारे यहाँ हो गया है, या कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ये काम चल रहा है। ये कोई छोटी बातें नहीं है। गरीब आदमी पैसे के भाव तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। क्या कभी भारत की नहीं, मैं दुनिया की बात करता हूं मेरे बहनों भाइयों, कोई नहीं कह सकता क्या गरीब से गरीब व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ हो, लेकिन यदि उस रजिस्ट्रेशन है कि बात की पक्की गारंटी है, तो बीमारी के कारण, इलाज का अभाव होने के कारण वो दम नहीं तोड़ने पाएगा, बल्कि 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज होगा। और मैं तो आपके झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वज़ीर आला और उनके करीबियों के जरिए शेल कंपनियों में सरमाकारी और गलत तरीके से माइनिंग लीज लेने के इल्जाम से मुताल्लिक मफाद आमा की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के काबिल नहीं माना। ये मफाद आमा अर्जी झारखंड हाईकोर्ट में शिवशंकर शर्मा नामी शख्स ने दाखिल की थी, जिसकी मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए वज़ीर आला सोरेन और झारखंड हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की थी। सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले से मुताल्लिक PIL की समाअत पर रोक लगाने का मुतालबा किया था। इस पिटीशन पर अगस्त माह में हुई समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया था। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर सतीश लक्ष्मण राव जारकीहोली ने कहा कि हिंदू लफ्ज का मतलब बहुत गंदा होता है। उनके इस बयान से तनाज़ा पैदा हो गया है। बीजेपी ने उनके बयान को हिंदुओं की बेइज्जती और उकसाने वाला बताया। उन्होंने इतवार के रोज़ बेलागावी ज़िले के एक प्रोग्राम में कहा कि हिंदू लफ्ज़ कहाँ से आया, यह हमारा है क्या, ये तो पर्शियन यानी फारसी का लफ्ज़ है। ईरान, इराक, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इसका हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक़ है, ऐसे में हिंदू लफ्ज़ आपका कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि इस बात पर बहस होनी चाहिए। अभी व्हाट्सएप और विकिपीडिया पर देखो, आपका नहीं ये लफ्ज़, फिर आपने इसे इतना क्यों सर चढ़ा रखा है। उन्होंने कहा कि हिंदू का मतलब समझ आएगा तो शर्म आएगी। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है, पर्शियन का है, पर्शियन का है, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आप कैसा हो गए हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहां से आ गया शब्द, आपका नहीं है। फिर आप इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके आप शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूं, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। चर्चा होना चाहिए किस
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मां की गोद से बच्चा चोरी करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। राशन डीलर ओमपाल ने बेटे की चाहत पूरी करने के लिए बच्चा चोरी करने की साजिश की थी। वो इस बच्चे को अपनी बीवी को तोहफे में देना चाहता था। घर ले जाने से पहले वो बच्चे को दुकान ले गया था, वहां उसे नए कपड़े खरीद कर पहनाए थे। उधर अगवा बच्चा अपने घर पहुंच गया है। पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले 2 मुलजिमीन को जेल भेज दिया है। तीसरा फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। मुलजिमीन ने भिखारी का बच्चा इसलिए चुराया था क्योंकि उनको लगा था कि भिखारी का बच्चा चोरी होने पर पुलिस कुछ नहीं करेगी, लेकिन सीसीटीवी में ये वाकया कैद होने और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने फौरी एक्शन लिया। इसी का नतीजा रहा कि पुलिस ने 48 घंटे के अंदर चोरी हुए बच्चे को बरामद कर लिया। अब एक खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पुलिस एहलकारों का खवातीन को लाठियों से पीटने और उनके साथ बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने मामले में ज्यादती का इल्जाम लगाया है। तमाम पुलिस ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि खवातीन की जानिब से उन पर और उनकी गाड़ियों पर पथराव के बाद उन्हें हल्की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला ये वीडियो अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर का है। खवातीन और दीगर अफराद मुतनाज़िया मुकाम पर नस्ब BR अम्बेडकर के मुजस्समे को तोड़ने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इसके सबब वहां कशीदगी बढ़ गई। इत्तला मिलने पर इतवार को पुलिस मौके पर पहुंची तो खवातीन के ग्रुप ने एहतजाज किया और पुलिस पर पथराव शुरू किया। एक दीगर वीडियो में कुछ खवातीन को खवातीन पुलिस एहलकारों पर हमला करते हुए और उनके बाल खींचते हुए देखा जा सकता है। अम्बेडकर नगर पुलिस अफसर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि कुछ मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया और तोड़फोड़ की। पुलिस को सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। पीर की सुबह दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के करीब एक 35 मंजिला ऊंची इमारत में आग भड़क उठी। एक मकामी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि आग एक निचले अपार्टमेंट से शुरू हुई और फिर ऊपर की तरफ फैल गई। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगामी खिदमत बर वक्त टावर पर पहुंच गई और शोलों को जल्दी बुझा दिया गया। इस हादसे में किसी भी तरह के कोई जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है और साथ ही आग लगने की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। भारत बायोटेक के पास कोरोना से बचाव की कोवैक्सीन के करीब 5 करोड़ डोज रखे हैं। इनकी एक्सपायरी डेट जनवरी में है। मांग कम होने की वजह से इनका कोई खरीदार नहीं है। कंपनी ने 2 खुराक वाले टीके का प्रोडक्शन रोक दिया है। ट्विटर पर बड़े पैमाने पर छटनी के बाद अब मार्क जुकरबर्ग की क़यादत वाली मेटा भी अपने मुलाजिमीन की छटनी करने जा रही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 शुबे से शुरू होने वाली छटनी से हजारों मुलाजिमीन की मुलाजिमत जा सकती है। इतवार की देर शब जराये के हवाले से शायद रिपोर्ट में कहा गया कि सोशल मीडिया कंपनी में होने वाली छटनी से हजारों मुलाजिमीन पर असर पड़ने की उम्मीद है। कंपनी के 18 साल तारीख में पहली बार इस कदर वसी पैमाने पर छटनी होगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम की असल कंपनी में सितंबर तक 87,000 से ज्यादा मुलाजिमीन काम कर रहे थे। जून में मेटा के चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर क्रिस कॉक्स ने मुलाजिमीन को मुतनब्बा किया था कि उन्हें धीमे माशी इजाफे के माहौल में ज्यादा हुनरमंदी से काम करना चाहिए। गुज़िश्ता माह कंपनी के हेड जुकरबर्ग ने कहा था कि 2023 में हम अपनी सरमायाकारी को आला तरजीह वाले डेवलपमेंट सेक्टर की एक महदूद तादाद पर मरकूज करने जा रहे हैं। उन्होंने तस्करा किया था कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारा इदारा 2023 में तकरीबन पहले की तरह ही या उससे कम की शक्ल में होगा। वाज़ेह है कि मेटा ने एक और छमाही में रेवेन्यू में गिरावट दर्ज की थी। सरमायाकारों ने कंपनी से अपने पैसे निकालना शुरू कर दिए हैं। रवां माली साल की तीसरी छमाही में मेटा का रेवेन्यू 4% घटकर $27.7 बिलियन हो गया। मेटा सरमायाकारों ने कंपनी से अपने मुलाजिमीन की तादाद को कम से कम 20% कम करने की अपील की है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।